गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल की क्लास में हमारा कपास का जो रेशा था हमने कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम करेंगे अपना दूसरा जो इम्पोर्टेंट फाइबर है या रेशा है उसकी बात करेंगे। तो वो है हमारा लिनन। ये दूसरा प्राकृतिक वानस्पतिक रेशा है। दूसरा प्राकृतिक वानस्पतिक रेशा है जो बहुत ज़्यादा प्रमुख है, जिससे अत्यंत सुंदर मनोहारी वस्त्र बनकर तैयार होते हैं। इससे जो बने वस्त्र होते हैं वो टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, कोमल वस्त्र बनते हैं। लिनन का जो रेशा है वो फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स नामक पौधा होता है, इससे इसका रेशा प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स नाम होता है और यह इसके तने से प्राप्त होता है। फ्लैक्स के तने से ये रेशा प्राप्त होता है। फ्लैक्स का जो रेशा होता है, जो पौधा होता है वो लंबा होता है ऐसे, और शाखाओं में इसके शाखाएं कम होती हैं, ऐसे होता है, लंबा होता है। इस प्रकार से कहेंगे फ्लैक्स का पौधा होता है, जिससे इसके तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। लिनन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वस्त्र निर्माण का कार्य फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त रेशे से ही हुआ था। इसी से इसकी जो रेशे की शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है कि इसी रेशे से सबसे पहले वस्त्र बनने स्टार्ट हुए थे। मिस्र देश में भी लिनन से सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। मिस्रवासी इसे शांति एवं पवित्रता का सूचक भी मानते हैं लिनन को। अतः जो इसका प्रयोग है, लिनन के वस्त्रों का जो प्रयोग है वो वहाँ पर अपने पूजा घर के जो पर्दे होते हैं, चादर है, पूजा घर के वस्त्र होते हैं, उनके रूप में उनके लिए इनको काम में लाया जाता है। मिस्र में इतने सुंदर, आकर्षक, कोमल एवं उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं जैसा कि आज तक कहीं नहीं बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मिस्र के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ और सुंदर वस्त्र बनकर तैयार होते हैं। अब हमने इसके बारे में बात की। अब इसकी बात करते हैं कि जो फ्लैक्स है, इन जनरल आपको बता देती हूँ कि जो फ्लैक्स है इसके जो खेती की जाती है, फ्लैक्स की खेती है वो मुख्यतः दो पर्पज के लिए की जाती है। दो पर्पज से, एक तो इसके बीज प्राप्ति के लिए, और दूसरा जो इसका पर्पज होता है वो रेशे की प्राप्ति के लिए। बीज और रेशे की प्राप्ति के लिए खेती की जाती है। बीज के लिए इसको और अधिक पकाना पड़ेगा, तब जाकर बीज पककर तैयार होता है, और रेशों की प्राप्ति के लिए इसको पहले ही उखाड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इस बीज से भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इससे बनकर तैयार होते हैं। बीज से जो इसके लिनन के जो बीज होते हैं, इनसे वार्निश है, पॉलिश है, चिकने कपड़े हैं, और इससे कृत्रिम चमड़े का निर्माण भी किया जाता है। इनसे लिंसिड ऑयल है, और इनसे जो ग्रीस है, पेंट है, इन चीज़ों के निर्माण के लिए बीज की खेती की जाती है। फिर रेशे की प्राप्ति के लिए भी इसकी खेती की जाती है। जो लिनन का जो रेशा होता है वो लिनन के वस्त्र का, अब हम इसमें इतना ही करवा के अब इसमें हम करेंगे लिनन के वस्त्र
का उत्पादन, जैसे कि हमने कॉटन के वस्त्र का उत्पादन किया था, ऐसे ही लिनन के वस्त्र का उत्पादन भी करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है लिनन वस्त्र का उत्पादन। लिनन वस्त्र का उत्पादन है वो किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, इसका जो तना होता है इसको उखाड़ा जाता है। लिनन के वस्त्र पेड़, इसके जो तने होते हैं इसको उखाड़ा जाता है। भाई इसको उखाड़ा क्यों जाता है? क्योंकि इसको अगर काट देते हैं, इसको उखाड़ते टाइम भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये सीधी डंडी होती है। अगर इसको ठीक तरीके से नहीं उखाड़ेंगे तो ये बीच में से टूट जाता है और इससे रेशे की लंबाई है वो कम हो जाती है। इसी कारण से इसको यहाँ से काटने की बजाय इसको उखाड़ा जाता है, जमीन में से ही उखाड़ा जाता है, ताकि इसकी लंबाई है वो कम ना हो सके। लंबाई को कम ना हो सके इसीलिए इसको उखाड़ा जाता है। तो पौधे का जो रंग होता है वो भूरा रंग का होता है, और इसका जो जब भूरा रंग हो जाता है तो समझ जाते हैं कि ये रेशा है वो पककर तैयार हो गया है। इसको बताया कि काटा नहीं जाता है, इसको उखाड़ा जाता है। इसके बाद इसको क्या किया जाता है? उखाड़ के इनके बंडल बनाकर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसको उखाड़ा, फसल को उखाड़ा। सबसे पहले फसल को उखाड़ा जाता है, फिर क्या करते हैं? सुखाना तथा सफाई करना। दूसरा जो इसका पॉइंट होता है सुखाना और सफाई करना। सुखाना और सफाई करने में क्या है कि फ्लैक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सुखाने हेतु छोड़ दिया जाता है, और जब ये सूख जाते हैं तो सूखने के पश्चात पत्तियां व इसके बीज होते हैं वह इससे अलग कर लिए जाते हैं, और यह जो कार्य है वो बड़ी ही सावधानी से किया जाता है, और जो निपुण कारीगर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर इनको सावधानी से नहीं करेंगे तो इनके रेशे आप टूट जाएंगे। और पहले ये कार्य क्या होता था? हाथों के द्वारा होता था, लेकिन आजकल ये सारे कार्य मशीनों के द्वारा होने लग गया है। इसके सफाई के पश्चात पौधों के बंडल होते हैं, इनको बंडलों में इनको बांध दिया जाता है। बांधने के बाद सुखाना हो गया, सफाई कर दी। अब क्या करेंगे? इसकी रेटिंग करेंगे, यानी गलाना करेंगे। रेटिंग होती है गलाना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि रेटिंग क्या होती है, गलाना किसे कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। रेटिंग में क्या किया जाता है? स्वच्छ किए गए फ्लैक्स के जो बंडल होते हैं उनको क्या किया जाता है? 3 विधियों के द्वारा, इसे 4 विधियों के द्वारा गलाया जाता है। सबसे पहले इसको क्या है? पानी द्वारा गलाना, दूसरा इसको ओस द्वारा गलाना, तीसरा इसको रासायनिक विधि के द्वारा, और चौथा है वो यांत्रिक विधि के द्वारा गलाया जाता है। रेटिंग है वो 4 तरीके से की जाती है। सबसे पहले पानी द्वारा, दूसरा है ओस के द्वारा, तीसरा हो जाएगा इसमें रासायनिक विधि द्वारा, और चौथा हो जाएगा इसमें यांत्रिक विधि के द्वारा। इस प्रकार से इनको गलाया जाता है। सबसे पहले पानी के द्वारा कैसे गलाते हैं? इसके अंदर इनको खड़ा जो पानी होता है, चाहे कुंड टाइप में कुछ बना लेते हैं, नहरें होती हैं उनके, जैसे तालाब वगैरह होते हैं, वो उनका पानी बहता नहीं है। जिनका पानी खड़ा रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, वहाँ पर इनको क्या कर दिया जाता है? वहाँ पर इनके बंडल होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा खोलकर इनको वहाँ पर पानी में छोड़ दिया जाता है।
अब इनमें पानी में छोड़कर क्या करते हैं, इसके ऊपर हैवी वेट के पत्थर है या कुछ और चीजें इनके ऊपर रख दी जाती है, क्योंकि ये पानी में हल्के होते हैं, तो इस वजह ये क्या होते हैं, पानी में ऊपर उठ के आ जाते हैं, तो उनको पानी के नीचे दबाए रखने के लिए इनके ऊपर वेट रख दिया जाता है, जिससे ये पानी में डूब जाते हैं। और इसके बाद इनको क्या करते हैं, पानी में डूबने के बाद पानी की गति को रोक दिया जाता है, और इस रुके होने की वजह से इसमें पानी में लगातार डूबे रहेंगे तो इनमें खमीरीकरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। खमीरीकरण की क्रिया किस प्रकार से होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर पनप जाते हैं और इनके जो रेशे होते हैं इनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से खमीरीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, इनके ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी पैक्टीन होता है। पैक्टीन क्या होता है, एक प्रकार का नोन ही होता है, पैक्टीन होता है जो एक प्रकार का गोंद होता है। बैक्टीरिया इस पैक्टीन को खाने लग जाता है, जिससे खमीरीकरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, और फिर इनको खमीरीकरण के कारण ये रेशे अलग अलग हो जाते हैं, और फिर इनको क्या किया जाता है, इनको बाद में स्वच्छ पानी में धो लिया जाता है और इनको इनके बंडल बना लिए जाते हैं। अब है ओस के द्वारा। ओस के द्वारा क्या करते हैं, जिन देशों में जहाँ ज़्यादा ओस होती है, जैसे ठंडा जहाँ मौसम होता है वहाँ पर ओस ज़्यादा गिरती है, तो उसमें पानी में ना गिलाकर उसको क्या करते हैं, उसको उसमें ओस में छोड़ देते हैं, तो सुबह शाम के होते ज़्यादा ओस पड़ती है तो उसमें खमीरीकरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, और सेम यही प्रोसेस उसके अंदर भी होती है। अब पानी के द्वारा हो गया, ओस के द्वारा। अब ऐसे ही क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया के अंदर, रासायनिक विधि के अंदर केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और केमिकल का प्रयोग करके क्या करते हैं, इनकी खमीरीकरण की क्रिया स्टार्ट की जाती है, यानी केमिकल्स के द्वारा इनको रेशों को, जो ये फ्लैक्स के जो रेशे होते हैं इनको गलाया जाता है। यांत्रिक विधि द्वारा क्या करते हैं, इनको आजकल यांत्रिक विधि से भी लिनन के तनों को गलाया जाने लग गया है। इस विधि में लकड़ी के पात्र का प्रयोग किया जाता है, और लकड़ी के पात्र में पानी को 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके लकड़ी के जो पात्र होते हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है। इस पात्र में पौधों को गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अत्यधिक ताप के कारण पौधे हैं वो शीघ्रता से गल जाते हैं, और इसके पश्चात जो उनकी छाल होती है वो गल जाती है, और उनके कारण उनका विघटन हो जाता है, जिससे क्या है, उनको फिर मशीनों के द्वारा गुजार दिया जाता है, और इसके बाद इन्हें साफ पानी से धोया जाता है, जिससे इनका जो पैक्टीन, जो गोंद होता है, मोम होता है, यानी अशुद्धियाँ होती हैं, वो पानी के द्वारा, साफ पानी के द्वारा दूर कर ली जाती है। इस प्रक्रिया को पावलन क्रिया कहा जाता है। इस जो ये क्रिया होती है इसमें, इस क्रिया को जो अभी बताई है वो पावलन क्रिया कहा जाता है। पावलन क्रिया होती है। अब ये हो गई हमारी रेटिंग की बात, हो गई गलाना हो गया। गलाने के बाद क्या करते हैं, इनको तोड़कर कूटकर रेशे अलग कर लिए जाते हैं। तोड़कर या कूटकर रेशे अलग करना। अब इसमें क्या करते हैं, रेशों को तोड़कर इनसे अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात इन्हें लोहे के जो बेलन होते हैं उनके बेलनों के बीच से इनको गुजारा जाता है, और उनके अंदर उनको मूठ से जो होते हैं उनसे दबाया जाता है, जिससे तने के जो कठोर भाग होते हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं रेशे को, और इसी क्रिया को तोड़ना कहते हैं, तोड़ने की क्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात हाथ अथवा मशीन की सहायता से रेशों को अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को करने के लिए योग्य एवं कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ही बात बता रहे हैं कि कुशल कारीगरों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इन रेशों को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो इनकी लंबाई है वो कम हो जाती है। लंबाई कम ना हो सके इसके लिए इनको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। अगला जो प्रोसेस आ जाएगा इसके बाद में आ जाएगा कॉम्बिंग करना, यानी कंघी करना। कंघी आपको पहले बताया हुआ था, कॉम्बिंग क्या होती है,
जैसे बालों में कंघी करते हैं, वैसे ही रेशों को समानांतर करने के लिए कंघी की जाती है, उनमें पंपिंग की जाती है। पंपिंग के बाद में छोटे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं और जो लंबे रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उनकी एक प्रकार से छटाई कर ली जाती है। इसके अंदर भी लंबे और छोटों के अलावा भी जो मोटे होते हैं, बारीक रेशे होते हैं, उनकी भी अलग अलग कैटेगरी बना ली जाती है। कंघी करने के बाद में क्या करते हैं, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, यानी कताई की क्रिया होती है, कताई की जाती है। कताई में आपको बताया था कि ऐंठन देना, ट्विस्ट देना, बल देना, ये क्या कहलाता है, कताई कहलाती है। लंबे रेशों से कताई का जो कार्य होता है वो आसान होता है। इस प्रकार से लंबे रेशों से लिनन का रेशा मजबूत बनता है, लेकिन जो छोटे रेशे होते हैं उनमें कताई का कार्य मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें गांठें अधिक आ जाती हैं और उनसे कम लंबाई के वस्त्र हैं वो बनकर तैयार होते हैं। लिनन को कताई करते समय इन्हें थोड़ा सा नम करने की आवश्यकता होती है, इनमें नमी रखनी पड़ती है। अगर इनके अंदर नमी ना बनाए तो ये सूखे होने के कारण चटक कर टूटने लग जाते हैं, इसीलिए इनमें नमी बनाते हैं। तो जहाँ पर ये काम किया जाता है, स्पिनिंग का जहाँ काम होता है, उस रूम में वाष्प या पानी की बौछारें हैं वो स्प्रे की जाती हैं, वहाँ पर हर टाइम नमी रखी जाती है, ताकि रेशों में छोटे छोटे छेदों के अंदर से पानी आता रहता है, उसमें से वाष्प आती रहती है, जिससे रेशे हैं वो रूम है वो क्या हो जाता है, नमी बनी रहती है उस रूम में, और उस वजह से रेशों में भी नमी रहती है, जिसके कारण वो चटक चटक कर टूटे ना। तो उनको चटकने से बचाने के लिए इसमें नमी रहना आवश्यक है। अब जब हमारी कताई हो जाती है, कताई के बाद हमें धागा प्राप्त हो जाता है और धागे से फिर क्या बनाया जाता है, वीविंग की जाती है। वीविंग मतलब क्या की जाती है, बुनाई का कार्य किया जाता है। बुनाई की जाती है, वीविंग की जाती है। वीविंग में आपको बताया वार्प और वेफ्ट दो धागे होते हैं, उनका प्रयोग करके बुनाई की जाती है। काफ़ी सारी बुनाई की टेक्निक्स है, इसमें आपको बताया था कि सादी बुनाई होती है। सादी बुनाई में भी 3-4 तरीके होते हैं, जैसे बास्केट वीव है, रिब वीव है, और उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि इसके अंदर ट्विल वीव है, साटिन है, सटिन, ट्विल, जैकार्ड, डोबी, ये सारी कई प्रकार की वीव्स होती हैं जिनके द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। वीविंग के बाद में जब वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी परिष्कृति की जाती है, यानी उसकी परिसज्जा की जाती है। परिष्कृति यानी परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा, वस्त्र तैयार करने के बाद परिसज्जा करना आवश्यक होता है। इससे वस्त्र में और भी निखार आ जाता है और भी सुंदरता आ जाती है। लिनन का जो रेशा होता है वो प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए होता है, उसमें पीलापन होता है। तो पीलेपन को दूर करने के लिए विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग के द्वारा उसका पीलापन है वो दूर हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से घास को फैलाकर, घास के ऊपर जब प्राकृतिक रूप से ब्लीचिंग करनी होती है तो धूप में इसे घास के ऊपर फैलाकर छोड़ दिया जाता है। आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में आप बाहर देखना ग्राउंड में वो क्या करते हैं, घास के ऊपर कपड़ों को फैलाकर सुखा देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। सूरज की जो रोशनी होती है उससे पीलापन दूर हो जाता है। रासायनिक विधि से विरंजन करने से वस्त्र में चमक तो अवश्य आ जाती है, परंतु वस्त्र जो होते हैं वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और बिना विरंजित किए लिनन के वस्त्र ज़्यादा मजबूत होते हैं। चिकना करने के लिए वस्त्रों की कुटाई की जाती है। वस्त्रों की कुटाई करने से क्या होता है, जैसे कि रेशे, मान लो ये हमने रेशों में वीविंग की है, ये वीविंग है। अब इसमें मैंने भराई का काम किया। अब इसमें क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा इनको कुटाई का कार्य किया जाता है। मशीनों के द्वारा, मशीनों में हथौड़े लगे होते हैं, उन हथौड़ों से इनकी कुटाई की जाती है। तो आप देखते हैं, मान लो मैंने उंगली के ऊपर मारा या किसी भी इसके ऊपर मारा तो चौक तो टूट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मारा तो क्या होएगा, ये चपटी हो जाएगी। इसी प्रकार से रेशे हैं, इनके ऊपर मारने से ये थोड़े से चपटे हो जाते हैं।
जाता है और सरफेस है यानी जो इसकी सतह है जो खुरदरी दिखाई दे रही थी उस टूटने की वजह से इसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। तो लिनन के रेशों पर रंग कपास के रेशों से भी अधिक कठिनाई से चढ़ता है, क्योंकि लिनन का जो रेशा होता है वो थोड़ा सा कड़ा होता है, कड़कीला होता है तथा नॉन पोरस होता है, यानी उसके अंदर छिद्र में से अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इस वजह से इस पे जो कलर चढ़ते हैं वो थोड़े से अच्छी प्रकार से चढ़ नहीं पाते हैं। इसके कारण इनमें कलर्स प्रवेश नहीं कर पाते और इस प्रकार से धागों को रंगने से पूर्व उन्हें थोड़ा सा ब्लीच करना पड़ता है। ब्लीच करने से क्या होती है, उनकी जो अवशोषक क्षमता है वो बढ़ जाती है और इसी वजह से उनको ब्लीचिंग की जाती है। लिनन का वस्त्र है जो प्राकृतिक रूप से चमकदार एवं कोमल होता है, वह सौंदर्य से पूर्ण होता है, मजबूत होता है। अतः प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्र ही खरीदना बुद्धिमानी होती है। लिनन को सिकन प्रतिरोधी बनाने हेतु सिकन प्रतिरोधकता डाली जाती है, जिससे वस्त्रों में रेजिलेंसी यानी प्रतिस्कंदता का गुण आ जाता है, यानी इसमें रिंकल्स नहीं आते। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशेस देने के बावजूद भी इसमें लिनन में एक यही कमी होती है कि इसमें रिंकल्स यानी सिकुड़न बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और इलास्टिसिटी यानी लचीलेपन का अवगुण होता है। इस कारण से अभाव होने के कारण से इसमें सिकुड़न है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारे इसमें लिनन की बात कि लिनन का वस्त्र का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो फसल को उखाड़ा, फसल को उखाड़ने के बाद उसको सुखाया और सफाई की, फिर उनकी रैटिंग की यानी गलाना। गलाने में आपको बताया 4 तरीकों से गलाया जाता है, पानी के द्वारा, उसके द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा और यांत्रिक विधि के द्वारा इनको गलाया जाता है। रासायनिक विधि से गलाने का मतलब क्या होता है, उससे रेशे थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तोड़कर रेशे अलग करना, इनसे फिर कंघी करना, कंघी करने के बाद में की जाती है, उनकी स्पिनिंग की जाती है, कताई की जाती है, बुनाई की जाती है, परिसज्जा की जाती है और इसी के बाद में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से लिनन के वस्त्रों को कलर किया जाता है। अब आ जाएगा लिनन की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो आपको बताया था विशेषताओं के अंदर हम सारे सेम पढ़ेंगे कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता है भौतिक विशेषता के अंदर सबसे पहले हम करेंगे कंपोजिशन की बात करेंगे, यानी संगठन की बात करेंगे कि रेशा जो होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। लिनन के वस्त्र ऐश्वर्य तथा वैभव के सूचक होते हैं। विशुद्ध लिनन के जो वस्त्र होते हैं वो अपूर्ण सौंदर्य से युक्त होते हैं और अमूल्य एवं अविरल होते हैं। इनका जो टिकाऊपन है, इनकी जो कार्य क्षमता है वो अद्वितीय होती है। अतः गृहिणी को अपने घरों में इनका प्रयोग करना गर्व का अनुभव करती हैं। इनके मेजपोश हो गए, रुमाल हो गए, तौलिए, इनके तकिए के गिलाफ आदि आवरण अलंकरण के हिसाब से इनका चयन किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। लिनन की मुख्यतः 2 विशेषताएं हैं, भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में हम करेंगे संगठन की बात करेंगे। लिनन मुख्यतः आपको बताया था कि ये क्या है, वानस्पतिक रेशा है, इसीलिए ये क्या है, ये किसका है, सेलुलोजिक होता है, ये सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक रेशा है ये। सेलुलोजिक रेशा है। कच्ची अवस्था में लिनन के रेशे का संगठन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कच्ची अवस्था में होता है तो इसमें कुछ अलग पाया जाता है। जैसे कि कच्ची अवस्था में है तो सेलुलोज, इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, पानी पाया जाता है, गोंद और पैक्टीन होता है, गोंद और पैक्टीन,
इसके अंदर अन्य अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, अन्य अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। अब इसमें जो सेलुलोज की मात्रा होती है वो 70% होती है, 70% है वो सेलुलोज की मात्रा होती है। पानी की मात्रा होती है वो 11% होती है। इसमें पैक्टिन और मोम की जो मात्रा होती है वो 9.6% इसके अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है, 9.5 है। और जो 5% होती है वो होती है इसके अंदर अन्य अशुद्धियां जो होती हैं वो इसके अंदर ये पाई जाती है। ये तो गिल्ली अवस्था की बात थी, लेकिन जब यह पक जाता है, पककर जब तैयार हो जाता है तो पकने के बाद इसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसके अंदर और क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है और प्राकृतिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो ये तो था कच्ची अवस्था में। और ये है हमारा इधर पक्की अवस्था में, यानी पक जाने के बाद। पक्की अवस्था में क्या होता है, इसमें 66 से लेकर 70% तक इसमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। 2 से 4% जो होता है इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। वसा की मात्रा इसमें 2 से 4% होता है। और इसके अंदर अन्य जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो 24 से लेकर, अन्य अशुद्धियां हैं वो इसके अंदर 26 से 30% पाई जाती हैं। 26 से 30% जो होती है वो अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो पक्की अवस्था में तीन ही चीजें इसमें होती है, सेलुलोज 60 से 70% होता है, वसा है वो 2 से 4% होता है, क्योंकि सूखने के बाद में पैक्टिन और पानी है वो सूख जाता है, तो वसा में 2 से 4%। अन्य अशुद्धियां जो होती हैं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो 26 से 30% इसके अंदर पाई जाती है। अब इसमें लंबाई की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई लिनन का जो रेशा है इसकी लंबाई कितनी होती है। लिनन के रेशा सभी वनस्पति रेशों में सबसे लंबा होता है। देखो मैंने क्या बोला, सभी वनस्पति रेशों में वेजिटेटिव जो फाइबर है उनमें सबसे लंबा होता है, ना कि नेचुरल की बात की है। वनस्पति जो रेशे हैं उनमें सबसे लंबा जो रेशा है वो लिनन का ही होता है। रेशे की जो लंबाई है वो पौधे की लंबाई पे निर्भर करती है। जितना लंबा पौधा होगा उतना ही लंबा इसका रेशा होगा, और जितने पौधे की लंबाई कम होगी उतनी ही इसकी भी लंबाई कम होगी। तो इसीलिए इसको उखाड़ते, फसल काटते टाइम इसका ध्यान रखा जाता है। औसतन जो इसकी लंबाई है वो 20 इंच तक लंबी होती है, 20 इंच तक इसकी लंबाई होती है। और पौधे का जो 10 से 20 इंच तक इसकी लंबाई होती है, और पौधे का तना जितना सीधा होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी लंबाई होगी। तो जितना लंबा सीधा होगा, लंबा पौधा होगा, उतनी ही ज़्यादा इसकी लंबाई होगी। तो ये थी हमारी इसमें लंबाई की बात। इसमें व्यास की बात करते हैं। लिनन का जो व्यास है, लिनन के रेशे का जो व्यास है वो 15 से 18 माइक्रोन होता है। 15 से 18 माइक्रोन इसकी व्यास होता है, यानी पौधे की जो रेशा है उसकी जो मोटाई है वो कितनी होती है, 15 से 18 माइक्रोन इसके रेशे का व्यास होता है। अब इसके रंग की बात करते हैं, यानी पहले इसके सूक्ष्मदर्शी संरचना की बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी संरचना, व्यास हो गया, अब आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी संरचना। इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिक व्यू, इसको माइक्रोस्कोप में देखने से इसको लिनन का रेशा है वो सिलेंडर की तरह, रेशा है वो बेलनाकार, गोल और चमकदार दिखाई देता है। गोल गोल दिखाई देगा और चमकदार दिखाई देता है। और जो दोनों छोरों से थोड़ा सा पतला और नुकीला दिखाई देता है, पतला होता है
और नुकीला दिखाई देता है। रेशों की जो सतह है इसके ऊपर गांठे गांठे दिखाई देती है, जैसे बांस होता है, बांस में या गन्ने में आपने देखा होगा गांठे गांठे दिखाई देती है, बांस में भी ऐसे ही गांठे दिखाई देती है। ठीक वैसे ही लिनन के जो रेशा होता है इसके ऊपर भी गांठे गांठे दिखाई देती हैं। और जो ये गांठें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, जो इसमें गोंद और जो पैक्टीन होता है उसकी वजह से ये गांठें हैं वो दिखाई देती हैं। इसके मध्य में कपास के समान ही एक पतली छड़ जैसी दिखाई देती है, ल्यूमन उपस्थित रहता है, छड़ दिखाई देती है। इस और ऊपर जो सूक्ष्म रेखा सी दिखाई देती है, ऐसी बिल्कुल छोटी पतली सी लाइन सी दिखाई देती है इसके ऊपर। नंगी आंखों से देखने पर लिनन का रेशा है वो लंबा, चिकना और चमकदार दिखाई देता है। ये हमने इसकी सूक्ष्मदर्शी रचना की बात की। अब इसमें रंग की बात करते हैं कि लिनन के रेशे का रंग कैसा होता है। रंग की बात करते हैं कि लिनन के रेशे का रंग कैसा होता है। लिनन का रेशे का रंग हल्के पीले रंग से लेकर गहरे पीले रंग तक इस रंग जैसे इसकी रेशे की कलर होता है। ओस में गलाने पर रंग में परिवर्तन आ जाता है और वह ग्रे रंग का हो जाता है। जब इसे ओस में गलाया जाता है यानी रेटिंग की जाती है तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये पीले रंग से ग्रे रंग का दिखाई देने लग जाता है। उत्तम कोटि का जो लिनन होगा यानी अच्छी क्वालिटी का जो लिनन है वो पीले रंग का दिखाई देता है। हाई क्वालिटी का जो लिनन होगा वो पीले रंग का दिखाई देता है। तो अच्छी क्वालिटी का जो लिनन है वो येलो कलर का दिखाई देता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हमारी कुछ विशेषताएं भौतिक और रासायनिक रह गई हैं वो कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।